हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटी विथ आशु में। आज का हमारा प्रश्न है क्लास 11th एनसीईआरटी से संबंधित, जो कि राजनीतिक विज्ञान का है। और हमने हाल ही में एक सीरीज शुरू की है जो कि एनसीईआरटी से संबंधित है और शुरुआती तौर पे हमने क्लास 11th के एनसीईआरटी को कंप्लीट किया। उसी में 11th का ही सामाजिक न्याय का टॉपिक है आज, जिसको हम कंप्लीट करेंगे। और इससे संबंधित एक एक पॉइंट को हमने बहुत विस्तार से पढ़ा है और आज हमारी बारी है कि इससे संबंधित यानी सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय से संबंधित 20 महत्वपूर्ण एमसीक्यू या बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करना, जिससे हमें हमारे सब्जेक्ट या चैप्टर्स में थोड़ा और ज्ञान बढ़ेगा और कहीं ना कहीं हमें अपने सब्जेक्ट के प्रति समझ को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा जो कि क्लास 11th एनसीईआरटी राजनीतिक विज्ञान का टॉपिक है और आज का हमारा टॉपिक सामाजिक न्याय से संबंधित है। और वे सभी लोग जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी स्टेट के पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या देने वाले हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से निसंदेह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए जो झारखंड, बिहार या यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और क्लास 11th में है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को यहाँ से बिल्ड कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट में और भी ज्ञान का विस्तार कर सकते हैं। तो हमारा टॉपिक आज है सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय। तो आगे बढ़ते हैं और इससे संबंधित महत्वपूर्ण 20 बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध किसके साथ था। यानी कहने का तात्पर्य है जो प्राचीन भारत में जो सामाजिक न्याय की बात की जाती थी, जो समाज में न्याय की बात की जाती थी, वो किस आधार पे बात की जाती थी। क्या वह प्रेम के आधार पे था, क्या वह धर्म के आधार पे, संपत्ति या युद्ध के आधार पे थे। इन चार ऑप्शनों में से, जैसा कि हमने पहले भी जब एनसीईआरटी क्लास 11th का हम लोग पढ़ रहे थे सोशल जस्टिस का टॉपिक एक एक विस्तार से, उस समय हम लोग पढ़ा था कि जो प्राचीन समाज में न्याय का जो संबंध कहीं ना कहीं धर्म से था और धर्म के आधार पर ही लोगों के साथ न्याय की बात की जाती थी और धर्म के साथ ही या धर्म के आधार पर ही लोगों को दंड का भी प्रावधान किया गया था। तो न्याय और दंड का प्रावधान कहाँ से किया गया था, तो धर्म के आधार पर किया गया था प्राचीन भारतीय समाज में। तो पहला प्रश्न हमारा ये रहा कि धर्म के आधार पर। दूसरा प्रश्न है जो कि प्लेटो से संबंधित है कि द रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहले हम अगर यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा कन्फ्यूशियस के बाद दूसरा विचारक कहीं ना कहीं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में आता है आपका प्लेटो। तो यहाँ पूछ रहा है कि द रिपब्लिक किसकी बुक है, तो यह प्लेटो की है। और प्लेटो इसमें अपने न्याय के सिद्धांत और विभिन्न और भी सिद्धांतों को दिया है। इमैनुअल कांट भी न्याय से संबंधित है। अरस्तु का भी न्याय का सिद्धांत है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। देखिए यहाँ पे सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो को शिष्य कहीं ना कहीं अरस्तु थे। तो तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है। सुकरात के शिष्य प्लेटो, प्लेटो के शिष्य अरस्तु। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर होगा प्लेटो। द रिपब्लिक किसका है, प्लेटो का है। तीसरा प्रश्न हमारे बीच रहा कि किस दार्शनिक ने कहा था कि हर मनुष्य की गरिमा होती है। कहने का तात्पर्य है कि सभी मनुष्य बराबर हैं और सभी मनुष्यों का सामान्य महत्व है। कोई भी मनुष्य छोटा या बड़ा नहीं होता। मनुष्य के रूप में सभी व्यक्तियों को समान गरिमा का लाभ मिलना चाहिए और मिलता रहेगा। तो सभी मनुष्यों को एक होने या सभी मनुष्यों की गरिमा की बात कौन करते हैं, तो यहाँ नैतिकता की बात करने वाले इमैनुअल कांट है। हालांकि कन्फ्यूशियस भी करते हैं, लेकिन इसका सबसे सटीक और ये जो पूरा का पूरा कोट्स है, कथन है, यह इमैनुअल कांट का है और यही मनुष्य की गरिमा की बात करते हैं। कन्फ्यूशियस भी इसमें बहुत अच्छे विचारक है, प्लेटो को हमने देखा। और जे.एस. मिल समानता को दो मतलब स्वतंत्रता को दो आधार पे बांटते हैं, एक तो स्वयं से संबंधित और एक तो पर से संबंधित। तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि न्याय के किस सिद्धांत के अनुसार लोगों के साथ वर्ग, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। कह रहा है ऐसा कौन सा न्याय का सिद्धांत है जिसमें कहा गया है कि वर्ग, क्लास यानी जात या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में बात किया गया है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ इस आधार से भेदभाव नहीं किया जा सकता है कि वह किसी विशेष वर्ग, किसी विशेष जाति या किसी लिंग, विशेष लिंग महिला पुरुष से संबंधित है। तो इस आधार पर भेदभाव निषेध किया गया है अनुच्छेद 15 जो कि मौलिक अधिकार के साथ है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा कि समकक्षों के साथ समान बर्ताव करना। समानुपातिक न्याय की बात यहाँ नहीं कर रहा है, विशेष अधिकार की बात नहीं कर रहा है, अज्ञानता का आवरण जो कि जॉन रॉल्स का है उसकी भी बात नहीं कर रहा है, बल्कि यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लोगों को समान बनाया जाए। तो समान की बात तब करेगा जब समकक्ष की बात करेंगे। तो समकक्षों के साथ समान बर्ताव मतलब
एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना और किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करना, ये आपका हुआ। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि अगर दो व्यक्ति एक ही काम, मान लीजिए कि दो व्यक्ति हैं, एक ही काम को, जैसे पत्थर तोड़ने का काम है, एक साथ कर रहे हैं, तो उन्हें समान वेतन मिलना चाहिए, किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। हमने पहले पढ़ा कि अगर कोई एक ही काम दो व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर का काम है या कोई भी ऐसा काम है जो कि कोई दो अलग अलग व्यक्ति एक ही काम को कर रहा है, तो इस समय अगर हम समान वेतन की बात करते हैं तो यह कौन सा सिद्धांत की बात करेगा। तो पहला ऑप्शन है समानुपातिक न्याय। बिल्कुल नहीं, समानुपातिक न्याय की नहीं बात कर रहा है, साथ ही साथ विशेष न्याय की या विशेष जरूरत की भी बात नहीं कर रहा है, मुक्त बाजार की बात नहीं कर रहा है। या क्या करता है, तो समान लोगों के साथ समान बर्ताव की बात करता है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा बर्ताव करना और एक जैसे नहीं वाले लोगों के साथ एक जैसा नहीं बर्ताव करना। तो अगर दो व्यक्ति एक ही काम को, यानी पत्थर तोड़ने वाला काम को कर रहे हैं और दोनों को समान वेतन या समान पैसा देने की बात की जा रही है, तो यहाँ समान लोगों के प्रति समान बर्ताव की बात कही जा रही है। थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा आपको। कहीं भी दिक्कत हो निसंदेह आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और मैं एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से क्लियर करूंगा। अगला प्रश्न है कि कौशल, मेहनत और खतरे के आधार पर अलग अलग पारिश्रमिक देना न्याय के किस सिद्धांत के अंतर्गत है। अब कह रहा है कि हर व्यक्ति का अलग अलग कौशल है, स्किल है, अलग अलग, कुछ कोई लोग ज्यादा, कोई लोग कम मेहनत करते हैं, कुछ लोग खतरनाक काम करते हैं, तो अगर उस बेसिस पे अगर उनको हम पेंशन या पैसा दे रहे हैं तो यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो इसमें क्या है, चार ऑप्शन है। समान बर्ताव करना, नहीं। समानुपातिक न्याय, नहीं। आगे इसको ऑप्शन देखते हैं। अज्ञानता का आवरण, ये भी नहीं। छुआछूत का उन्मूलन, ये भी नहीं। तो प्रश्न को एक बार और पढ़िए कि कौशल, मेहनत और खतरे के आधार पर अलग अलग पारिश्रमिक देना न्याय के किस सिद्धांत के अनुसार है। तो यह समानुपातिक न्याय से संबंधित है और इसमें जिस व्यक्ति को जिस हिसाब से खतरनाक काम करना होता है तो उसको कुछ पैसा ज्यादा दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पे लें कि अभी हाल ही में कोयले के खदान में या किसी ऐसे स्थान पे काम करने के लिए दे दिया जाए जहाँ पे हमारे साथ कुछ गलत या हमारे साथ खतरा होने की ज्यादा संभावना है, तो उस कंडीशन में हमें कुछ लोगों के तुलना में कुछ ज्यादा पैसा दिया जाएगा। कहने का तात्पर्य है कि अन्य लोग जो उस फैक्ट्री में नहीं काम कर रहे हैं उनके तुलना में ज्यादा पैसा मिलेगा। थोड़ा और स्पष्ट करते हैं कि खदान का हम लोग काम लेते हैं, जो कोयला का खनन किया जाता है कोयला का, तो जो खदान के अंदर काम करते हैं निसंदेह उनको ज्यादा पैसा मिलेगा क्योंकि उनका काम ज्यादा खतरनाक है। और जो एज अ गार्ड काम कर रहे हैं, बाहर घूम रहे हैं, उनको थोड़ा कम वेतन दिया जाएगा क्योंकि दोनों के काम, पहले तो कौशल दोनों का अलग अलग है। काम जो खदान में कर रहे हैं, जो माइंस में काम कर रहे हैं, उनके पास ज्यादा स्ट्रगल है काम करने में, ज्यादा दिक्कत हो रही है, ज्यादा मेहनत लग रहा है और ज्यादा खतरनाक है, किसी भी प्रकार की दुर्घटना उनके साथ हो सकती है, तो इस कंडीशन में उनको ज्यादा पैसा दिया जाएगा। तो यह समानुपातिक न्याय की बात करता है। अगला प्रश्न है हमारे बीच कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न्याय के किस सिद्धांत को दर्शाता है। अब हम लोग देखेंगे कि भारतीय संविधान में अलग अलग समुदाय या अलग अलग जाति के आधार पर लोगों का आरक्षण का प्रावधान किया गया है। जैसे एसटी, एससी, ओबीसी, यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग के आधार पे अलग अलग बेसिस पे आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और अभी आर्थिक आधार पे कहीं ना कहीं ईडब्ल्यूएस के आधार पे आरक्षण दी जाती है। तो अगर विभिन्न जातियों के आधार पे अगर या विभिन्न कैटेगरी के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है तो इसे किस सिद्धांत को दर्शाता है या किस कैटेगरी में रखेंगे। तो इसका सबसे आगे देखेंगे समान बर्ताव, नहीं। कुछ समुदाय को विशेष महत्व दिया जा रहा है तो समान बर्ताव नहीं होगा। समानुपातिक भी नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन क्या होगा कि विशेष जरूरतों का विशेष ख्याल, यानी जो सामाजिक रूप से पिछड़े व्यक्ति हैं जिन्हें ज्यादातर या हमेशा मुख्य धारा से दूर रखा गया है, जो कि किसी भी कारण से हो सकता है, तो उस कंडीशन में उन व्यक्तियों के लिए विशेष प्रावधान करना आरक्षण के रूप में। जैसे जो व्यक्ति पढ़ने में अक्षम है, जिसके पास पढ़ने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है, तो कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, राज्य द्वारा संसाधन उपलब्ध कराया जाएगा, उनके द्वारा सरकार या नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया जाना ही उनको विशेष छूट देने के समान है या उनकी जरूरतों के अनुसार छूट देने के समान है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जॉन रॉल्स के न्याय सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। जॉन रॉल्स ने अपना बुक 1971 में जो लिखा था
थ्योरी ऑफ जस्टिस, उसमें न्याय के सिद्धांत की बात करते हैं, तो उसमें क्या बात करते हैं इसका पूछ रहा है। तो क्या धर्म की पालन की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, धर्म उर्म का ऐसा कुछ बात किए नहीं है। दंड और पुरस्कार का भी बात नहीं करते हैं, पूर्ण समानता की भी बात नहीं करते हैं। उनके द्वारा भी माना गया है कि नहीं, कुछ तो लोग समाज में मेरिट के आधार पर ऊपर जाएंगे, लेकिन उनको गरीबों की भलाई या सबसे खराब स्थिति वाले लोगों की भलाई करनी है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन जॉन रॉल्स मुख्यतः किस तरह की बात करते हैं कि वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता के पर्दे के पीछे बात करेंगे। अब अज्ञानता का पर्दा या फिर वेल ऑफ इग्नोरेंस की बात जो रॉल्स करते हैं वो क्या है? तो रॉल्स का कहना है कि हमारे समाज के जो लोग हैं वे हॉब्स की तरह खराब नहीं हैं, बल्कि जॉन लॉक की तरह अच्छे हैं, और वे जब उनको समाज के लिए न्याय का सिद्धांत बनाने के लिए कहा जाएगा तो वो उस कंडीशन में एक ऐसा न्याय का सिद्धांत बनाएंगे जो कि सबसे खराब स्थिति या सबसे निचले तबके वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जॉन रॉल्स के जो समाज या काल्पनिक दुनिया के जो लोग थे, मनुष्य थे, उनको ना ही अपनी समाज में स्थिति, ना ही अपना लिंग और ना ही किसी प्रकार का कोई चीज पता था, और व्यक्ति निष्पक्ष थे, और उनको कुछ भी पता नहीं था कि वे महिला हैं, पुरुष हैं, धनी हैं, गरीब हैं, काला है, गोरा है, किसी तरह की कोई जानकारी नहीं था। इस कंडीशन में व्यक्ति को कहा गया कि आप एक न्याय का सिद्धांत बनाइए, और चूंकि व्यक्ति को अपना समाज में कंडीशन या अपनी स्थिति का कोई अंदाजा नहीं था, तो इस कंडीशन में व्यक्ति को हमेशा डर रहेगा कि कहीं ना कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो, इसलिए वे एक ऐसा सिद्धांत बनाएगा जिसमें सबसे निचले तबके के लोगों को या सबसे खराब स्थिति वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। तो ये रहा वेल ऑफ इग्नोरेंस यानी अज्ञानता का आवरण, जो कि जॉन रॉल्स के द्वारा दिया गया है, और यह इनका थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक में दी गई है। आगे का हमारा प्रश्न है, अज्ञानता के आवरण की स्थिति में व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है। अब सेम प्रश्न को जब मैंने पहले आपको बताया, अब उसी चीज को पूछ रहा है कि जब अज्ञानता का आवरण की जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में व्यक्ति कैसा निर्णय लेता है, यानी व्यक्ति क्या निर्णय लेता है। ठीक है, तो केवल अमीर के हित में बिल्कुल नहीं। व्यक्ति को अपनी स्थिति नहीं पता है तो उस कंडीशन में अमीर और गरीब का कुछ वो लेगा नहीं। मान लीजिए कि अगर वो फैसला ले भी लेता है और खराब स्थिति में अपने आप को चला जाता है या पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में बड़ा दिक्कत होगा उसके साथ। केवल वर्तमान स्वार्थ को देखेगा, वो भी गलत है। परोपकारी दृष्टिकोण भी उसको नहीं रखना है। तो यहाँ सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर क्या होगा कि सबसे बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया जाएगा कि अगर हम सबसे खराब स्थिति में भी आते हैं समाज में, तो हमको सबसे ज्यादा लाभ प्राप्त हो। तो यहाँ ऑप्शन ग यानी सबसे बुरी स्थिति को ध्यान में रखकर बनाया गया सिद्धांत ही अज्ञानता के पर्दे के पीछे काम करता है। अगला प्रश्न है, न्याय की देवी के आंखों पर पट्टी किसका प्रतीक है। अब जनरली हम लोग कोर्ट में या बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखते हैं जहां न्याय की बात की जाती है, तो उस कंडीशन में हम देखते हैं कि हाथ में तराजू लिए एक न्याय की देवी होती है और उनके आंखों में पट्टी बांध दी जाती है। तो इसका सॉरी पूछ रहा है कि आखिर उनकी आंखों में पट्टी क्यों बांध दी जाती है। तो इसका 4 ऑप्शन है कि अज्ञानता के कारण, कि उनके पास कोई ज्ञान ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत। अंधा कानून है, बिल्कुल नहीं। और दया नहीं, तो इसका सबसे निष्पक्षता के लिए की जाती है। और न्याय के देवी की आंखों में पट्टी इसीलिए बांधी जाती है ताकि वह लोगों के साथ निष्पक्ष बर्ताव करे और निष्पक्षता के आधार पर फैसला दे। लेकिन क्या व्यवहारिक तौर पे देखा जाए तो ऐसा कुछ होता है? तो अभी के दृष्टिकोण से अगर हम समझे तो न्याय की देवी की आंखों में पट्टी इसीलिए बांधा जाता है क्योंकि वह किसी को भी मतलब अंधाधुंध या अंधा कानून के रूप में, जैसे ऑप्शन गए है, उस बेसिस पे लोगों को न्याय दिया जाए कि जो सबसे गरीब है, जो अपने लिए न्याय की बात नहीं कर सकता और जिसका कोई गुनाह भी नहीं है या जिसका कोई अपराध भी नहीं है, उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं सजा हो जा रही है। तो इस कंडीशन में अगर अंधा कानून आज के रूप में व्यवहारिक रूप में देखे तो देखा जाएगा, लेकिन इसका उत्तर हमको भावना में बहकर नहीं देना है। इसलिए निष्पक्षता के लिए न्याय की देवी की आंखों में पट्टी बांधी जाती है। कभी भी प्रश्न लिखे तो देखिए, वास्तविकता हो सकती है कुछ और धरातल पे, लेकिन हम कभी भी भावना में बह के कोई भी प्रश्न नहीं लिखेंगे। इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, किस दार्शनिक ने कहा कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना हो। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा विचारक या व्यक्ति है जो कहता है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जो सभी लोगों के पूर्ण या सभी लोगों के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करे या एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रखे। तो देखिए, यहाँ जो 4 ऑप्शन है उसमें आपको जनरली चारों लगेगा कि कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इसका सबसे सटीक उत्तर वही होगा जो हम लोग
सबसे ज़्यादा गेस करके सोच सकते हैं। महात्मा गांधी भी ऐसी बात करते हैं, जवाहरलाल नेहरू भी बात करते हैं, बी आर अम्बेडकर भी। रॉल्स ऐसा कुछ करते नहीं है, लेकिन सम्मान की बढ़ती स्थिति की बात रॉल्स भी करते हैं। लेकिन सबसे इसका सटीक उत्तर क्या होगा? बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर यानी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जो कि सामाजिक न्याय के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। उनका यह बहुत प्यारा कथन है कि न्यायपूर्ण समाज वह है जिसमें परस्पर सम्मान की बढ़ती हुई भावना हो, यानी लोग एक दूसरे के भरपूर साथ सम्मान जैसा व्यवहार करें। अगला प्रश्न हमारे बीच है कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय संविधान ने किस प्रथा का उन्मूलन किया? अब कह रहा है कि अब भारतीय समाज में कुछ ऐसे मौलिक अधिकार के रूप में वर्णित किए गए हैं जो कि कहीं ना कहीं सामाजिक न्याय लाने का काम करती हैं। तो यहाँ पूछ रहा है कि आखिर कौन सा ऐसा है प्रावधान जो कि सामाजिक बुराई या कोई ऐसी प्रथा है जिसका उन्मूलन करने की बात करता है। तो सती प्रथा की ऐसा कुछ समाज में लिखा नहीं गया है। हालांकि समान लोग 15 अनुच्छेद कहता है कि सभी महिला पुरुष या लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी बराबर हैं। तो सती प्रथा है, लेकिन एक स्पष्ट इसका जिक्र नहीं है। बाल विवाह का भी अधिनियम और अलग अलग कानून बना है, लेकिन इसका भी कोई एग्जैक्ट जिक्र नहीं है संविधान में। दास प्रथा का भी नहीं है। लेकिन जब हम अनुच्छेद 17 की बात करेंगे तो यहाँ छुआछूत की बात आ जाती है और अस्पृश्यता की अंत की बात की जाती है कि सभी मनुष्य समान हैं और किसी भी व्यक्ति को साथ ऊंच नीच या किसी भी आधार पर छुआछूत नहीं की जाएगी। तो समाज में या संविधान में मौलिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 17 में इसका विशेष जिक्र किया हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति के साथ छुआछूत का व्यवहार नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे बीच है कि मुक्त बाजार के समर्थक किसके पक्ष में होते हैं? जो मुक्त बाजार या फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं जिसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं हो, तो उस कंडीशन में उनके द्वारा क्या पक्ष रखा जाता है, सो बात की जा रही है। तो क्या मुक्त बाजार वाले लोग सरकारी नियंत्रण की बात करते हैं? बिल्कुल नहीं, ये राज्य केंद्रित है। सभी को समान वेतन देने की बात भी नहीं करेंगे, इनकी योग्यता के आधार पर दी जाती है। निजी संपत्ति का अंत तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन ख यानी खुली प्रतिस्पर्धा और न्यूनतम राज्य हस्तक्षेप की बात करेंगे। मुक्त बाजार का जो सिद्धांत है इसमें लोगों को खुली प्रतिस्पर्धा दी जाती है ताकि व्यक्ति अपना ज़्यादा से ज़्यादा विकास या अपनी प्रतिभा के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ कमा सके, और साथ ही साथ राज्य का न्यूनतम हस्तक्षेप यानी नाइट वॉचमैन के रूप में, एक दरबारी के रूप में काम करे राज्य, और राज्य को बहुत कम शक्ति दी जाती है। आगे का हमारा प्रश्न है मुक्त बाजार के विरुद्ध प्रमुख तर्क क्या है? अब पहले तो पूछा कि मुक्त बाजार के या मुक्त बाजार के समर्थन में क्या तर्क था, अब उसके विरुद्ध तर्क पूछ रहा है कि मुक्त बाजार के विरुद्ध क्या तर्क है। तो क्या यह विकल्प बढ़ाने की बात करता है? बिल्कुल विकल्प टाइप का तो बात करता है। यह जाति नहीं देखता? बिल्कुल नहीं देखता। लेकिन यहाँ तो इसकी अच्छाई बताई गई है ना, और ये प्रतिभा को सम्मान देता है, यह तीनों अच्छाई है। लेकिन ऑप्शन ग इसका कहीं ना कहीं बुराई के रूप में बात करता है, इसका नेगेटिव पॉइंट है, जो कि अक्सर सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करता है। जैसे कार्ल मार्क्स का कहना है कि संपत्तिशाली लोग जो हैं राज्य को कंट्रोल करते हैं, और राज्य के वे सारे संस्थाओं, न्यायिक संस्था, धार्मिक संस्था या किसी भी संस्था को कंट्रोल करते हैं, और कोई भी नियम या कानून जो राज्य के द्वारा बनाया जाता है उसको अपने अनुसार या अपने हित के अनुसार लाने का प्रयत्न करता है। तो मुक्त बाजार के विरुद्ध यह तर्क दिया जाता है कि यह सुविधा संपन्न लोगों के हक में काम करता है और इसमें निचले तबके लोगों या गरीब लोगों को नजरअंदाज किया जाता है। आगे का प्रश्न है स्वस्थ जीवन जीने के लिए बुनियादी आवश्यकताओं में क्या शामिल है? अगर कोई व्यक्ति स्वस्थ जीवन जीना चाहता है तो उसके लिए बुनियादी आवश्यकता क्या होगी, इसकी बात करता है। तो क्या व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता में कार और विलासिता आएगी? बिल्कुल नहीं। क्या केवल उच्च वेतन से व्यक्ति स्वस्थ और अच्छा जीवन जी सकता है? विदेशी यात्रा से जी सकता है? बिल्कुल नहीं। इसका सबसे सटीक उत्तर होगा शुद्ध पेयजल, आवास और शिक्षा की प्रावधान होनी चाहिए ताकि व्यक्ति की बुनियादी आवश्यकता, न्यूनतम आवश्यकता को पूरा कैसे किया जाए और व्यक्ति को साफ पानी, बढ़िया घर और अच्छा शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए ताकि व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का भरपूर विकास कर सके। जैसे अनुच्छेद 21 का क में भी 6 से 14 वर्ष के व्यक्तियों या बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ हमारा जो एसडीजी इंडेक्स 2015 से 2030 के बीच आता है उसमें भी शुद्ध पेयजल की बात की गई, आवास की बात की गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई, शिक्षा की बात की गई, और भी तमाम ऐसे बुनियादी सुविधाओं के लिए लोगों की बात की गई और वैश्विक स्तर पर इसे लागू करने की बात की गई। तो सबसे अच्छा है कि लोगों की बुनियादी आवश्यकता में घर मिल जाए, 2 टाइम का खाना मिल जाए,
थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाए, अच्छा से पढ़ लिख जाए, उनके पास अपना घर हो, यही बुनियादी आवश्यकता है। अगला प्रश्न है हमारा कि सुकरात के अनुसार न्यायी जस्ट होना क्यों बेहतर है। अब कह रहा है कि सुकरात के अनुसार न्यायी यानी जस्ट होना क्यों बेहतर है। तो इसका सबसे सटीक उत्तर होगा क ऑप्शन। ऑप्शन देखते हैं, उस हिसाब से इसका उत्तर देंगे। क कहता है क्योंकि इसमें समाज सुरक्षित रहता है और सबका दीर्घकालिक हित होता है। ख कहता है क्योंकि इसमें केवल राजा को लाभ होता है। बिल्कुल नहीं, जो समाज में न्याय की बात होगी वहाँ राजा या फिर रंक सब बराबर होंगे, सिर्फ एक व्यक्ति के लाभ की बात नहीं की जाएगी क्योंकि वह राजा है या बड़े पद या ऊंचे पद पे है। क्योंकि न्यायी लोग हमेशा दुखी रहते हैं। बिल्कुल गलत, क्योंकि यह कानून का डर है। बिल्कुल गलत। सबसे सटीक उत्तर इसका होगा क्योंकि इसमें समाज सुरक्षित रहता है और सबको दीर्घकालिक हित होता है। अब सुकरात का ऐसा कहने का तात्पर्य है कि जिस समाज में अन्याय बढ़ेगा उस समाज में विद्रोह बढ़ेगा और राजा के प्रति विद्रोह, लोग आपस में संघर्ष करेंगे और समाज में अस्थिरता फैल जाएगी। इसलिए जस्ट या न्यायी समाज में क्या होगा, न्याय या समाज जो आपका स्थिर रहेगा और सबका दीर्घकालिक विकास होगा। समाज जब स्थिर होगा तो लोगों का मैक्सिमम विकास होगा और सबको लाभ होगा। आगे का प्रश्न है कि चीन के किस दार्शनिक ने कहा था कि राजा को न्याय के लिए बुरे को दंड और भले को पुरस्कार देना चाहिए। चीन का एक दार्शनिक है जिसे कन्फ्यूशियस कहते हैं। एनसीआर हालांकि ये वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में है, लेकिन यह बेसिकली चीन से बिलोंग करते हैं और कन्फ्यूशियस का ही बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है कि अगर लोग बुराई करते हैं तो उनको दंड देना चाहिए और लोग भलाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उन्हें पुरस्कृत किया जाना चाहिए। तो यह कन्फ्यूशियस का कथन है। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा प्रश्न है न्याय के प्रश्न किस विषय के लिए केंद्रीय महत्व के हैं। अब कहता है कि न्याय की जो हम लोग इतना न्याय का जो भर भर के बात कर रहे हैं, आखिर किस क्षेत्र या किस एरिया से रिलेटेड है। क्या अर्थशास्त्र से रिलेटेड है, क्या विज्ञान से रिलेटेड है, क्या राजनीतिक विज्ञान या भूगोल से रिलेटेड है। तो स्वाभाविक तौर पे हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं न्याय तो सभी सब्जेक्ट समाजशास्त्र से भी आता है, लेकिन यह मुख्यतः राजनीतिक विज्ञान का विषय है और अक्सर यह राजनीतिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ा जाता है। तो न्याय का क्षेत्र राजनीतिक विज्ञान विषय का क्षेत्र है। आगे का प्रश्न है कि सामाजिक न्याय का सरोकार केवल कानून से नहीं बल्कि किससे भी है। क्या अगर हम पूछ रहा है कि सामाजिक न्याय का सरोकार केवल कानूनों से नहीं बल्कि किससे भी है, यानी सामाजिक न्याय का अगर सिर्फ हम कानून बना दें और कहें कि सामाजिक न्याय कायम हो जाएगी तो यह बिल्कुल वैसा है कि संविधान तो हम बना दिए लेकिन संविधान चला नहीं पाए। जैसे वुड्रो विल्सन जो कि अमेरिका के रहने वाले थे, राष्ट्रपति थे, उनका बड़ा प्यारा कोटेशन था कि संविधान बनाना फिर भी आसान है, आप संविधान में तो बड़ा लंबा चौड़ा बात लिख देते हैं लेकिन धरातल पे या उसे लागू करना उतना ही मुश्किल होता है। तो सेम चीज, केवल कानून बना दिए हैं, इस बेसिस पे हमारे समाज में नहीं आएगा न्याय। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण की बात की, यानी ऑप्शन ख सही होगा कि समाज में सिर्फ कानून बनाने से न्याय नहीं आता बल्कि वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण होने चाहिए। आगे का प्रश्न है हमारा कि न्याय में ऐसे कुछ अंतर्निहित हैं जिसे करना न सिर्फ सही है बल्कि जिस पर व्यक्ति हमेशा दावा करता है। यह कथन है, जैसा आप पढ़े होंगे कि हम लोग स्वतंत्रता की भी बात करते हैं, उसमें भी आते हैं। और ये जेस मिल का कथन है कि न्याय में ऐसा कुछ अंतर्निहित है जिसे करना न सिर्फ सही है बल्कि जिस पर व्यक्ति हमेशा दावा करता है। यानी एक व्यक्ति के एब्सोल्यूट राइट की बात करता है और एक व्यक्ति जो अपने हिसाब से करना चाहता है, अपने हित में करना चाहता है, वह करने के लिए पूरा का पूरा आज़ाद है और उसे बाहरी किसी भी प्रकार की कोई भी प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। तो यह जेस मिल का कथन है। और हमारा ये रहा टोटल 20 प्रश्न और ये सारे प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं। और फिर मैं कहूँगा कि जो यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी खास तौर पे बहुत उपयोगी है। और इस प्रश्न से हमें कुछ फैक्ट के साथ साथ ज़्यादातर कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए किया गया था और कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं क्लियर हुआ है। और ऐसे बहुत सारे टॉपिक या विषय पे मैं वीडियो लेके आऊँगा। अभी के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हमें भी आपके द्वारा एक प्रतिक्रिया, आपका एक लाइक या आपका एक कमेंट या सब्सक्राइब से हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और हम ऐसे ही और भी बहुत सारे वीडियो आपके लिए लाएंगे। तो हमारा ये सामाजिक न्याय से संबंधित टॉपिक था, आज कंप्लीट हुआ और
बाकी के विषयों पर भी मैं एमसीक्यू लाऊंगा और साथ ही साथ कल हमारा लेक्चर आएगा जो कि क्लास 12th का एनसीईआरटी का रहेगा। अभी तक हमने क्लास 11th के एनसीईआरटी को लगभग कंप्लीट किया, कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जिसे मैं डालूंगा। और थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ अपना सहयोग करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।